बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारा साथी हरमीत इस्लामाबाद में है। सबसे पहले रोमा सवाल ये, गर्मी कैसी लग रही है? गर्मी तो मैं हैरान हुई हूँ कि एकदम हम सर्दियों से फौरन गर्मियों में एंटर हो गए। मैं तो इस गर्मी की बात ही नहीं की, मैं तो दूसरी सियासी वाली, अच्छा सियासी दर्जा बहुत लग रही है। अच्छा, हम नॉर्मली जब शो का आगाज करते हैं तो मौसम से करते हैं ना, तो मुझे लगा उस गर्माहट की बात मुझे पता था यही होगा। आदमी से पूछा जाए आपने मुझे इम्तिहान में डाला है। इम्तिहान में डाला है। जरा हरमीत की तरफ भी चलते हैं, पहले उससे बात कर लें और फिर उसके बाद जरा देखते हैं, पूछते हैं कि गर्मी कैसी लग रही है। गर्मी कैसी लग रही है? हरमीत अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। रऊफ साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, गर्मी बड़ी तेजी आ गई है, चाहे वो मौसम के हवाले से हो या सियासत के हवाले से। हर बंदा हैरान है, हर बंदा परेशान है। और अगर हम खासकर इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पे होने जा रहे परेड की तैयारियां भी हो रही हैं, तो साथ साथ ये खदशा भी है कि कहीं ना कहीं जो है, मौलाना साहब भी कह चुके हैं कि लोग जो है निकल आए घरों से। तो ऐसे में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों का क्या बनेगा, क्योंकि सब कुछ जो है यहाँ के शहरियों को ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल में हालात की गहमा गहमी जो है, वो गर्मी जो है, शिद्दत उसकी अगर है तो वो इस्लामाबाद में ही महसूस की जा सकती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन जहाँ आपने मौलाना फजल रहमान का जिक्र किया, कल के अगर हम बयानात देख लें, बड़ी अच्छा उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जो अपना 25 मार्च कर दिया है OIC के इजलास एंड ये परेड की वजह से, तो बड़ी अच्छी बात है। गर्मी में ये हो रहा है कि वही जो मुलाकातें इधर से उधर, जोड़ तोड़ की सियासत। इमरान खान ने कल फिर जो खिताब किया, बड़ा जोशीला खिताब था, और उन्होंने फिर ये कहा कि मैंने तीनों जो है ये मेरी बंदूक के निशाने के ऊपर है। हाँ, शुक्र है आप कुछ और नहीं कह दिया, बंदूक की नशस्त नहीं कह दिया। नशस्त नहीं कहा, लेकिन उसके ऊपर उसके ऊपर कोर्ट में एक अपील भी किसी ने कर दी है, मतलब दरख्वास्त भी दे दी है कि जी ये धमकी है। और अपोजिशन के बाद लीडरान कह रहे हैं कि ये तो जनाब एक तरह से हमले की धमकी है इमरान खान की तरफ से। लेकिन बहरहाल कल बहुत जो इम्पोर्टेंट बयान था वो चौधरी परवेज इलाही का था। जब उनसे एक निजी टीवी के ऊपर गुफ्तगू करते हुए उनसे पूछा गया कि आपके ख्याल में अपोजिशन की तरफ झुकाव ज़्यादा है जो इत्तेहादी हैं या हुकूमत की तरफ, और उन्होंने कहा कि 100% ऑपोजिशन के साथ हैं। लेकिन अगर इमरान खान कुछ ना कुछ करते, पहले कर लेते इत्तेहादियों के लिए, तो उसके कोई ना कोई समरात हो सकते थे। बट अब भी वक्त है, यानी कि उन्होंने अभी भी मिडिल लाइन इख्तियार की है। उन्होंने ये तो अभी के लिए कह दिया है कि 100% इत्तेहादी ऑपोजिशन के साथ हैं, बट इमरान खान साहब को भी एक मैसेज दिया कि अभी भी वक्त है, कुछ करना है तो आप कर लें। बट बहरहाल आज एक्सपेक्टेड है कि शायद काफी कोई ना कोई ऐलान कर हो सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ऐसे में मतलब अगर देखा जाए चौधरी की सियासत के ऊपर बड़े सवाल उठते हैं। वो जब मूनुस इलाही ने 2 दफा प्राइम मिनिस्टर को जाके यकीन दहानी कराई थी कि हम आपके साथ हैं, जिसके ऊपर इमरान खान, हमने अपने प्रोग्राम में जिक्र भी किया था, इमरान खान मुस्कुरा पड़े और हमने कहा बहुत अरसे बाद इमरान खान को हंसी आई है, मुस्कुराए हैं, उनके चेहरे पे बशाशत नजर आई है। बड़ा अच्छा लफ्ज है बशाशत का। तो बशाशत नजर आई है। तो वो वादे किधर गए, और अब उनको याद आ रहा है, वो कह रहे हैं जी मूनुस इलाही के पीछे नैब लगवा दी इन्होंने, और पता नहीं क्या क्या कहाँ से गड़े मुर्दे उखाड़े हैं वो, और वो लेके आ रहे हैं। और सिर्फ एक कि अगर वजारत आला उनको दे दी जाए तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब रेल आगे बढ़ गई है। और हालांकि अगर हम देखें कल के इंटरव्यू में रऊफ साहब, जिसमें बहुत ज्यादा गिले जो है, हालांकि परवेज इलाही साहब 3.5 साल इनके साथ रहे, तब जाके इनकी वजारतों की अगर मैं बात करूं तो इनके इलाकों में जो तबादले हैं या इनके चॉइस के ऑफिसर उधर तैनात किए गए, इनके इलाकों में जो है कोशिश, तहरीक इंसाफ ने कोशिश की है कि वहां पे टांग अड़ाने की भी कोशिश नहीं की है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि कल के इंटरव्यू में जो बोगस था, जो ज्यादा गिले शिकवे शिकायतें, वो सब हुकूमत से थी और खासकर इमरान खान साहब से थी। तो आपकी बात दुरुस्त है कि चौधरी बरदरान जो है कहीं ना कहीं अपने वादे जो है वो भूलते जा रहे हैं, जो वादे उन्होंने किए थे, जो दावे किए थे और जो ऐलानात किए थे कि भाई घबराना नहीं खान साहब, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा, बिकॉज हर दिन इतना हैपनिंग डे गुजरता है कि हमारे पास नेक्स्ट डे बहुत कुछ होता है डिस्कस करने के लिए, लेकिन अभी हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम रह जाता है। इसीलिए हम
टॉप स्टोरीज की तरफ आएंगे। आज की टॉप स्टोरी शो के लिए क्या होने वाली है, सबसे पहले तो जनाब हम आपको अवेयरनेस मैसेज देंगे, उसके बाद हम अपना एडिटोरियल प्लस डेली डोज डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हम आएंगे हुकूमत ने भी अगले 72 घंटों को निहायत अहम करार दे दिया है। ये वैसे काफी दिन से ये गेम चल रही है, मुझे नहीं पता ये 72 कभी घंटे 24 होते हैं, कभी 48 48 होते हैं, घंटे, कभी 72 हो जाते हैं। हाँ, कभी मौलाना जो है वो 48 घंटे कहते हैं, कुछ नहीं होता। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च खत्म हो जाता है और इस्तीफे कोई नहीं आते। बट लेट्स सी ये वाले 72 घंटे कितने अहम है। एनीवेज इसको हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हरमीत, हमने जिस तरह से शो के स्टार्ट में भी कहा था, गर्मियों की अभी आमद उस तरह से नहीं है, अभी जून जुलाई का मौसम नहीं आया, बट मौसम में इंतहाई हम तब्दीली देख रहे हैं। लाइक अगर दोपहर के औकात में आपको बाहर जाने का इत्तेफाक हो तो बिल्कुल ऐसी गर्मी है जैसी जून जुलाई में होती है, हालांकि अभी मिड ऑफ मार्च चल रहा है। सो इस तब्दीली की क्या वजह है? ग्लोबल वार्मिंग एक रीज़न हो सकती है, बट व्हाट एल्स, इसके लिए हम बात भी करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद होंगे। मुल्क के सियासी दर्जा हरारत में इजाफा, इस पर चौधरी शुजात हुसैन का बयान, और इसको भी हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है। ख़वातीन में खेलों का रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा खुशाइंद है, और मज़ीद क्या पाकिस्तान में खेलों को फ़रोग देने के लिए किया जा सकता है, ख़वातीन को इस हवाले से किस तरह से इनकरेज किया जा सकता है। हमारे साथ कौमी हॉकी प्लेयर आज हमें शो में ज्वाइन करेंगी, और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। स्पोर्ट्स एंकर एंड एनालिस्ट हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। सबसे पहले इमरान खान को मेरे ख्याल में जिस चीज़ पर अप्रिशिएट करना चाहिए वो हम अभी अप्रिशिएट करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा पहले मेरे ख्याल में वो ना जो हम अपनी चलाते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कैंपेन, उसको ज़रा जिक्र कर लें पहले कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में बार बार हम आपको पैगाम दे रहे हैं, अपने चैनल की तरफ से तैयार किया हुआ स्पेशल पैगाम है, और वो ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि किसी भी सूरत में आप बाज रहो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने से, नाजायज़ मुनाफा कमाने से। उसकी वजह यह है कि इसमें अल्लाह की नाराज़ी है। अब इस एक बाबरकत महीने में जो आने वाला है, सर पे खड़ा हुआ है, हम बार बार जिक्र करते हैं कि दुनिया जहान में जब ऐसे मजहबी त्यौहार आते हैं तो कीमतें कम हो जाती हैं, हमारे यहाँ बढ़ क्यों जाती हैं। तो अपील है हमारी एक, चलिए चल के पहले अपील देखते हैं, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। आइए चल के पहले अपील देखते हैं। दुकानदार भाइयों, रमजानुल मुबारक बस आने ही वाला है। इस पाक महीने में बेहतरीन तिजारत बंदों से नहीं अल्लाह से करें, ऐसी तिजारत जिसका मुनाफा 70 गुना है। तो फिर छोटे और नाजायज मुनाफे के पीछे भागना कहां की अक्लमंदी है? क्या सिर्फ चंद गुना नाजायज मुनाफे के लिए बड़ा गुनाह कमाना घाटे का सौदा नहीं? रोजेदारों को महंगी चीजें फरोख्त करना अल्लाह के गजब को दावत देता है। अल्लाह की मखलूक का हक गस्ब करके अल्लाह के हक यानी रोजे की अदायगी भला कैसे कबूल हो सकती है? इस रमजान अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करें, ताकि रब्बे कायनात आपके लिए आसानियां पैदा करे। कितना अच्छा पैगाम है कि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, और फिर 70 गुना इसका सवाब है। उस सवाब के पीछे जाएं, बजाय इसके कि चंद टकों की खातिर, चंद सिक्कों की खातिर आप अपने ईमान को ख़राब करें। खैर, अभी हम बात करते हैं, इससे जुड़ा ही है एक तरह से देखा जाए, और वो इस्लामोफोबिया है। बिल्कुल। और इस्लामोफोबिया के बारे में इमरान खान बहुत अच्छे से कैंपेन चला रहे थे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर भी की जाके, और हकीकत यह है कि इस्लामोफोबिया दुनिया जहान में बहुत बड़ा हुआ था। पिछले कुछ सालों में बड़े वाक़यात हुए। कनाडा में जैसे हुआ, एक ख़ानदान को निशाना बनाया गया, उस ख़ानदान के 5 अफराद को एक ट्रक के नीचे कुचल दिया गया। अमेरिका में ऐसे वाक़यात हुए, यूरोप में ऐसे वाक़यात हुए, और इंडिया की तो कोई मिसाल जितने भी ली जाए कम है। उस बारे में भी हमने अभी तफसील से बात करनी है। लेकिन ये जो एक अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से इमरान खान ने खिताब किया था, और उन्होंने इस बारे में जिक्र किया कि इस्लामोफोबिया को एक हकीकत समझ के आपको तस्लीम करना चाहिए और इसके खात्मे के लिए कुछ करना चाहिए। तो कल बड़ा मुबारक दिन इस हवाले से यूनाइटेड नेशंस ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ OIC की पाकिस्तानी करारदाद को मंजूर कर लिया है, और इस करारदाद के मुताबिक अब हर साल जो 15 मार्च है उसको आलमी इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो दिन है उसके हवाले से सेलिब्रेट किया जाएगा, और इस दिन के हवाले से मुख्तलिफ सेमिनार्स वगैरह का भी इनेकाद किया जाएगा। बट कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने
पूरी कौम को मुबारकबाद दी और इसमें उनका सबसे पहले तो ये कहना था कि बहुत बड़ा चैलेंज था इस करारदाद को मंजूर करवाना। अब मंजूर तो हो चुकी है, अब अगला चैलेंज इस वक्त ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी। बट एनीवेज जी हरमीत। बिल्कुल नहीं, मैं कहूंगा कि जब से वज़ीर इमरान खान साहब आए, इस्लामोफोबिया की अगर हम बात करें, इससे कबल भी बहुत सारे लीडर्स आए, मुख्तलिफ ममालिक के हैं, मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक की बात अगर हम करें, लेकिन किसी ने इसी तरह खुल के बात नहीं की, इसी तरह सरेआम जो है वो बात नहीं की। और हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो IIC कॉन्फ्रेंस में गए या कहीं गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू हो, वहां पे सारे क्लिप आप निकालें तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की है। और ये क्रेडिट वाकई में जो आप कह रही थी कि ये खान साहब को ही जाता है कि एक बहुत बड़ा काम है जो उन्होंने किया। क्योंकि हम ये नहीं देखते, हम देखते हैं कि इस्लाम के हवाले से या मुसलमानों के हवाले से जो चीज पाई जा रही है, जो नफरत का एक एलिमेंट जो मुख्तलिफ ममालिक में पाया जाए, और खासकर हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि वो चीजें बढ़ती जा रही हैं, तो उसको कम करने के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा अच्छा इकदाम था जिसके पीछे एक तवील अरसे की मेहनत थी। और इसका क्रेडिट मैं एक बार फिर वज़ीर इमरान खान साहब, बड़ा जोशीला खिताब था इमरान खान का जो अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने किया था, जिस वक्त उन्होंने इस्लामोफोबिया का जिक्र किया था। अभी हम चल के एक क्लिप देखते हैं जिसमें इमरान खान की वो तकरीर है जो वो बयान कर रहे हैं कि इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए तदारुक क्या होना चाहिए और किस तरह से ये खतरा है। आइए चल के पहले वो देखना। There are millions of Muslims living in other countries, European countries, in the US as Muslims. Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. Human communities live together. There should be understanding amongst them. But Islamophobia is creating a division. Muslim women wearing hijab, it's become an issue. It's become an issue in some countries. Hijab is some sort of a weapon. A woman can take off her clothes in countries, but she can't put on more clothes. How is this happening? Because of Islamophobia. And how did this Islamophobia start? After 9/11. And why did it start? Because certain Western leaders equated terrorism with Islam. Islamic terrorism. सो ये यूनाइटेड नेशंस में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब था और तब आवाज़ बुलंद की गई जिसके समरात अब आना शुरू हो चुके हैं। अभी हमें शो में आगे बढ़ना है, डेली डोज की तरफ आना है। सबसे पहली स्टोरी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अर्जेंटाइन के एक ख़ानदान की दुनिया की सैर करके 24 ईयर्स के बाद, लाइक 22 to 24 ईयर्स के बाद अपने घर वापसी हुई है। इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ 2000 में शुरू किया था और इस दौरान ये कपल था जिन्होंने सोचा कि हम पूरी दुनिया की सैर करेंगे। इनको 22 साल का वक्त लगा और इस दौरान हरमीत इनके 4 बच्चे भी पैदा हुए और इस सफर के दौरान ये लोगों के घर में जाकर कयाम करते थे। देखें एडवेंचर्स करने का लोगों को कितना शौक होता है और फिर एडवेंचर करने वाला अगर आपको पार्टनर भी मिल जाए, मतलब ये भी बहुत बड़ी बात होती है। क्या ख्याल है? फिर इस किस्म का मुख्तलिफ किस्म का एडवेंचर तो उसका एक और मजा ही होता है। मतलब देखिए 4 बच्चों को जन्म दिया, कितना मुश्किल काम। यानी कि आप एक सफर के दौरान है, आपका कोई अपना घर बार नहीं, बट मैं ये सोच रही थी कि उन्होंने अपने तमाम तरह एक्सपेंसेस कैसे मैनेज किए होंगे। आफ्टर ऑल तो आपको खाने हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गाड़ी में इन्होंने सफर किया है वो बहुत पुरानी गाड़ी है, एक विंटेज कार है, वो कोई नई गाड़ी भी नहीं है। एक पुरानी गाड़ी को लेके इन्होंने काबिले ऐसे बनाया, सफ़र बनाया उसको और उसके ऊपर सफ़र करते रहे। जिस वक्त इन्होंने सफ़र शुरू किया उस वक्त इनकी नई शादी हुई थी और फिर इन्होंने जनाब पूरी दुनिया का सफ़र किया। ये तकरीबन इन्होंने 3,62,000 किलोमीटर का सफ़र किया। 3,62,000 किलोमीटर पूरी दुनिया का सफर किया है। क्या बात है, जितनी तारीफ काम ऐसे भी है कि बच्चों की तालीम का पता नहीं इन्होंने क्या किया होगा। अच्छा मुझे ये था कि चले आपको कुछ स्पॉन्सर्स भी आ जाते हैं, बट फिर भी आपकी एक अगर आपने लेविश एक जिंदगी गुजारनी है, उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए हम जैसे लोग भी कोई ना कोई सोचते हैं कि हमारा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। स्पॉन्सरशिप में तो फिर आपके सफ़र के अखराजात ही होते होंगे, आप खुद को किस तरह से अपनी फैमिली को एक्स्ट्रा फैसिलिटेट करने के लिए किस तरह से करते होंगे, ये बहुत से सवाल मेरे माइंड में आ रहे थे। बट दिस वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि हमने सोचा हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे हरमीत। अगली स्टोरी इस हवाले से हम सब बचपन में बहुत डांटे मारे खाकर
पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं, बट आजकल के ट्रेंड्स बहुत बदल रहे हैं। लाइक मैं अपने घर के बच्चों को ही देखूं, उनकी टीचर्स उनको डांस करके, पोइम सुनाकर, एरोबिक्स करवाकर डिफरेंट चीजें सिखा रही होती हैं। सो ऐसे झूम ही झूम के, बिल्कुल। वैसे खैर मदरसों में आप देखो जब बच्चे वो कर रहे होते हैं ना, तो वो झूम झूम के कर रहे होते हैं, लेकिन ये उस्ताद जो हैं इनका एक स्टाइल है, कभी डांस करके, कभी मुझे वो याद आ रहा था आमिर खान की फिल्म तारे ज़मीन पर, जिस तरह वो एंट्री होती है और वो बच्चों को अट्रैक्ट करता है। तो बहुत सी दुनिया में लोग उस्ताद जो हैं वो मुनफरद तरीके अपनाते हैं। ये देखो ये और मेरे ख्याल में तरीका पहली फिल्म थी हिंदुस्तान में जिसने काफी टीचर को अट्रैक्ट किया था, और इस वीडियो में अगर आप देखें तो भाई बच्चे वैसे भी बड़े खुश होते हैं इस तरह के टीचर को। हमें भी याद है कि हमारा टीचर जो कई टीचर तो बड़े गुस्से वाले होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक टीचर ऐसा होता था कि वो कहीं ना कहीं चॉकलेट लेके, कहीं ना कहीं गपशप करके, तो हमें अच्छी लगती थी वो क्लास उसमें बैठना। और ये देखे ना, मजा ही आ रहा है भाई, झूम झूम के पढ़ना। बिल्कुल ठीक। हाँ, अच्छा, ये पढ़ाना और म्यूजिक लगता इस एक तरह रिदम म्यूजिक आपके अंदर पैदा हो जाता है। वो रिदम जो है वो आपके साथ उस मुनासबत से, जो अल्फाज होते हैं, जो रियाजी के कुलिये होते हैं, उस रिदम के साथ अगर आप पढ़ें तो ये तो साइंस भी कहती है कि वो रिदम आपको आपके अंदर जज्ब करवा देता है चीज़ों को, और वो जज्ब करना जो है वो बड़ा फ़ायदेमंद होता है। तो बड़ा अच्छा इन्होंने तरीक़ेकार अपनाया है। बाकी दुनिया में बहुत से लोग वो कहते हैं, जो क्लिप देख रहे हैं वो भी सोच रहे हैं इस हवाले से कोई तजर्बा करके देखें, और सऊदीया में कई उस्ताद मुतासर हुए हैं। अच्छा, इसके हवाले से मेरे माइंड में अक्सर एक ही चीज़ आती है। बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो गाने सुनते हैं और बस सुनते हैं, मतलब उनका शायद कोई ध्यान भी नहीं होता, बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं कोई गाना प्ले हुआ होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता उनको उनके लिरिक्स याद हो जाते हैं। तो आप ये देखें कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, और अगर उसको डिफरेंट वे से जो कि इनोवेटिव एंड अट्रैक्टिव हो, सो वो किस तरह से इन चीज़ों की तरफ कोई भी स्टूडेंट जो है वो अट्रैक्ट हो सकता है। अच्छा बट जी, रोमा, ये मैं मुनफरद अंदाज था जो हमने दिखाया, आपके सामने पेश किया। मैं ख्याल में अब चलते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, बिल्कुल, एक ब्रेक ले ले लेते हैं। लेते हैं। पहले ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारी बहुत सी स्टोरीज रोमा ने आपको बताई हैं, अभी हमने आपकी खिदमत में अपने कई सेगमेंट्स हैं इंटरेस्टिंग किस्म के। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। अभी इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल, और हर रोज़ एक ऐसी खबर आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग होती है, और हमारे लिए नेक्स्ट डे डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ होता है। कल की मेन हैपनिंग्स अगर हम देखें, एक तो मौलाना फजलुर रहमान ने अपना मार्च, उसकी तारीख तब्दील आगे कर दिया। कल बिलावल परवेज़ की इलाही, स्टेटमेंट्स बहुत सारी थी, हाँ। जिसमें उन्होंने टांगें कांपने और कांपे टांगने को जस्टिफाई भी किया। उन्होंने और कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। कायम पहले हूँ, इनकी टांगें उन्होंने- कांप रही थी, बाद में जब हम एंटर हुए शहर इक़्तिदार में, तो सो कांपे फिर टांगने कांपे शुरू हो गए। टांगी। उन्होंने कहा एक दर्जा ऊपर है कांपे टांगना, तो उसको उन्होंने जस्टिफाई किया, बिल्कुल। और बहुत सी बातें की हैं उन्होंने, बड़ी दिलचस्प हैं, वो हम आगे चल के मौका मिलेगा। बट ऐसी तमाम तर सूरत हाल में शेख रशीद अहमद साहब, उन्होंने कहा है कि अगले 72 घंटे निहायत अहमियत के कैसे हामिल चुप रह हैं। सकते हैं? बिल्कुल, वो कैसे देख चुप लो। रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक आपने बात की, और साथ ही साथ एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि तहरीके अदम एतमाद के अलावा कोई और ऑप्शन भी हो सकती है। वो ऑप्शन क्या हो सकती है, ये तो हम चलकर आगे अपने मेहमान से ही पूछेंगे, बट क्या कहा उन्होंने कल, आइए चलकर देखते हैं। 23 से लेके 30 तारीख तक 7 दिन हफ्ता जो है वो बड़ा ही जोरदार किस्म का हफ्ता है। 4 महीने से मौलाना फजलुर रहमान साहब लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। मौला जट की सियासत नहीं चलेगी, अदम एतमाद की बजाय और निकल आए। अगर किसी को रोका गया तो मैं जिम्मेदार हूँ। 172 आदमी इनके पूरे नहीं है। इनकी बेवकूफियों से इमरान खान आगे से ज्यादा मकबूल हो गया है। लोग महंगाई और बेरोजगारी को भूलकर इन चोरों के पीछे पड़ गए हैं। मौलाना साहब कह रहे हैं कि हमने लाठियां तेल में भिगोई हुई हैं। अनारकी मुल्क में मत फैलाए। अभी तो 1 साल की बात है, फिर आपको 10 साल इंतजार में गुजारने पड़ेंगे। मैंने कल खान साहब को कहा कि आपने जलसे करने में देर की, शायद ये अदम एतमाद ही ना आता अगर ये जलसे पहले देख लेते। चौधरियों को भी यही मशवरा दूंगा कि इमरान खान के साथ खड़े हों। मेरी इस उम्र में भी कोई चीज नहीं कांप रही। और बिलावल रानी जो है, बिल्लो रानी जो है, वो कापी कपाई है, उसको तो किसी चीज की सिक्योरिटी जरूरत नहीं है। बिलावल से तो मेरा कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। शेख रशीद अहमद साहब का बयान अपने एंड पर मखसूस काफी ज्यादा अंदाज में वो लगे हुए इंटरेस्टिंग थे, फप्तियाँ भी कस रहे थे, और तंज की जो बारिश है वो भी उन्होंने खासी की। लेकिन हकीकत ये है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही का बयान है कल का, उसको हम एक साइड पे नहीं रख सकते। उनका ये बयान के इत्तेहादियों का टोटल झुकाव ऑपोजिशन की तरफ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है, इसको हम
ज़रूर रखा जाना चाहिए। बिल्कुल। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ये देखा जाए तो बाप के वोट भी बड़े अहम हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बारे में हमारे पास खबर ये है कि वो 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। जाम कमाल एक हिस्से को लेके चल रहे हैं और खालिद मक्सी दूसरे हिस्से को लेके चल रहे हैं। जाम कमाल के पास 2 वोट हैं और खालिद मक्सी के पास 3 वोट हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बाप पार्टी को देखें तो गुज़िश्ता रोज उन्होंने केपीके से अपनी हिमायत जो है वो खत्म कर दिया हुकूमत के साथ, बिल्कुल, और ये इत्तेहाद भी खत्म कहा कर गया दिया। है कि वफाक में भी और बलूचिस्तान और दीगर जगहों पर भी ये हिमायत खत्म कर दी जाएगी। ये बयान भी निहायत अहमियत का हामिल है। बट एनीवेज इस वक्त ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो पर गुफ्तगू करने के लिए तर्जुमान पंजाब हुकूमत एंड रहनुमा तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं। मुसर्रत साहिबा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले तो अगर हम एक तरफ शेख रशीद अहमद साहब का बयान देख लें, निहायत अहमियत का हामिल है, अगले 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्राम दिस उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की सियासत निहायत अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है और तहरीक अदम एतमाद के अलावा कुछ और भी निकल सकता है। आपके इत्तेहादी हैं, क्या आप बता सकती हैं कि उनकी जाती राय थी या वाकई कुछ और निकल सकता है तो वो फिर क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो समझने की बात है, वो ये कि जो सिचुएशन इस वक्त ऑपोजिशन ने अपनाई हुई है, देखें, तहरीक अदम एतमाद लाना इनका जमहूरी हक है, उससे हम इनको नहीं रोक रहे, ना कोई रोक सकता है। लेकिन तसादुम की तरफ ये जा रहे हैं, पार्लियामेंट्री जो लॉजिस है वहाँ पे अंसारुल इस्लाम के जत्थों को लेके आना, और फिर उसके बाद अभी के तसादुम। देखिए, हम लोगों ने जलसों की एक सीरीज शुरू की हुई है, जलसे हमने बहुत पहले से शुरू किए हुए हैं, और अवाम को मोबिलाइज करना, अवाम की अदालत में जाना भी हमारा जमहूरी जमातों का हक है, ये भी जाएं, लेकिन तसादुम की तरफ ये लेके जा रहे हैं, और अगर ये तसादुम की तरफ लेके जाए तो उसका बेनिफिशरी इनमें से तो कोई भी नहीं होगा, ये बात तो तय है। तो उन्होंने बड़ी खुली और वाज़ेह अल्फाज में बड़ी अक्ल की बात की है, वो किसी का मौक़िफ़ नहीं, जो एक ग्राउंड रियलिटी है वो बयान कर रहे थे। मुसर्रत साहिबा, ये फरमाइए कि तसादुम की तरफ आप कह रही है ऑपोजिशन लेके जा रही है, अब हुकूमत का काम हुकूमत करना होता है, ऑपोजिशन करती है जलसे जुलूस वगैरह, तो जब हुकूमत भी इन कामों में लग जाएगी, जलसे जुलूस करेगी, अगर वो 23 कह रहे हैं तो आप 27 को वहाँ पे आएंगे, तो एक तरह से हुकूमत नहीं जिम्मेदार हो जाती तसादुम पैदा करने के लिए? देखिए रऊफ साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हुकूमत भी तो जमहूरी हुकूमत है ना, हम जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, और आवाम के एतमाद के साथ हम लोग ऐवान के अंदर बैठे हैं। और जब अपोजिशन ने एक मूवमेंट हमारे खिलाफ चलाई, 3.5 सालों में उनका बयानिया है क्या, और तहरीक अदम एतमाद के पीछे लॉजिक क्या देते हैं कि जी हम बड़े नाकाम हो गए, आवाम के अंदर हमारी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई है, और बाकी सारी जो माशाल्लाह से वो फरमाते हैं, आप सब लोगों को पता है। हमने इनका ये बयानिया गलत साबित करना है, उसके लिए या तो हम टॉक शोज में खाली बात करें और इनकी बातों को निगेट करें। दूसरा तरीका, जो सबसे अच्छा तरीका है, रियलिटी चेक है, वो ये है कि हम आवाम की अदालत में चले जाएं, हम जलसे जुलूस रैलियाँ निकालें और आवाम की ताकत पता चल जाएगी कि आवाम इनके साथ है या हमारे साथ है। तो हमने वो तरीका अडॉप्ट किया जिसमें हम झूठे को झूठा साबित कर सकें। आज भी जलसे ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पॉपुलर जमात है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, और इनके जो पेड रैलियाँ एनएफसी का सारा पैसा लगाने के बाद जो माशाल्लाह से नन्ना मुन्ना जुलूस कराची से पहुंचा इस्लामाबाद, उसकी जो कंडीशन थी आप सबको पता है, और हमारे क्राउड को ये जो मर्जी कहते रहे, वो जो चार्ज है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं रऊफ साहब, इस सारे सिनेरियो के अंदर ऑपोजिशन से एक जो टेक्निकल गलती हुई है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मुल्क के मसाइल ठीक करने पे लगे हुए थे और इंटरनेशनल बहुत ज्यादा इश्यूज थे उनमें लगे हुए थे, हल्का सा वो पार्टी के लोगों से ठीक है उन्होंने एंगेज नहीं किया था। इन्होंने हमें दोबारा से यूनाइट कर दिया है। हमारी पार्टी आज सबसे ठीक है मुसर्रत साहिबा, साथ ही रहिएगा। हरमीत का जरा रुख कर ले। जी हरमीत। जी मुसर्रत साहब, अगर हम देखें तो कल भी जो बयान था परवेज इलाही का, उसमें भी यही बात की गई थी कि जलसे के हवाले से उनका ये कहना था कि जो फैसले किए जा रहे हैं खासे घबराए हुए खान साहब और बड़े गुस्से में फैसले किए जा रहे हैं। चौधरी शुजा हुसैन साहब भी कह चुके हैं कि जलसों की सियासत ना करें। तो क्या आप लोग चौधरी शुजा हुसैन की बात से मुत्तफिक होंगे क्या, क्योंकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, तो ऐसे में क्या ये बयानात जो आए हुए हैं गुस्से और घबराहट के, तो वाकई खान साहब सच्चे में घबराए हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब आप पल्स देखते हैं ना पब्लिक की, कोई भी अवामी हुकूमत, जमहूरी हुकूमत, तो वो
अपने कारकुनान के जज्बात के साथ आपने अपने आप को रखना होता है। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर दो नजरिए चल रहे हैं, पाकिस्तानी, एंटी पाकिस्तानी। तो अब हमारे साथ तो ये अच्छा एक इस हादसे की शक्ल में जो हमारा फायदा ये हुआ कि हमारी पार्टी यूनाइटेड है, अंदरूनी इख्तलाफात भूल गए हैं, अवाम हमारे साथ खड़ी है, अवाम देख रही है कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। अब हम बात कर लेते हैं चौधरी बरादरान की। देखिए, जहाँ तक तसादुम की बात है, वो बड़े होने की हैसियत से उन्होंने हमेशा पॉजिटिव किरदार अदा किया है चौधरी शुजात साहब, तो उनकी इस बात से तो मैं इत्तफाक करूंगी कि तसादुम हम तो नहीं चाहते, हम तो सिटिंग गवर्नमेंट है, लेकिन उनका सबको ये कहना ये खुशाइंद बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक अगर कोई ये समझ रहा है कि घबराए हुए हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। और अगर ठीक है, हुकूमत यानी कि घबराई हुई नहीं है। बहुत शुक्रिया मुस्तरद जमशेद साहिबा हमारे साथ शो में मौजूद थी। अभी हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ एक फैसला दिया जिस पर मुसलमानों की जानिब से नहायत मायूसी का इजहार किया जा रहा है। और इस फैसले के मुताबिक अदालत की अगर हम देखें, अदालती फैसले के मुताबिक मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर पाबंदी को दुरुस्त करार दिया गया है। और साथ ही ये कहा गया है कि इस्लाम में हिजाब पहनना कोई लाजमी जुज़ नहीं है। मुसलमानों ने इस पर नहायत मायूसी का इजहार किया है और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का अब इरादा रखते हैं। बट मेरे ख्याल में अगर यहाँ से फैसला और आया है सो सुप्रीम कोर्ट भी भारत की है, सो वहाँ पर भी असर रसूख चलता है कुछ स्पेसिफिक लोगों का, सो शायद वहाँ से भी मायूसी ही हो। बड़े अजीब मतलब फैसला था, ऐसा फैसला जिसे मायूस किया मुसलमान जो सबसे बड़ी अक़लियत है हिंदुस्तान की, उनके जज्बात को, उनके मज़हब को एक तरफ करते हुए, उनके इख्तियार को एक तरफ करते हुए उन्होंने ये फैसला दे दिया। 3 रुकनी बेंच था जिसने ये फैसला दिया और उसके मैं पढ़ा था कि इस बेंच में शामिल एक और जज कृष्णा एस दीक्षित का कहना है कि हमारी राय यह है कि स्कूल की जानिब से यूनिफॉर्म मुतय्यन करना एक माकूल पाबंदी है जो आइनी तौर पर जायज़ है। इस पर तलबा को एहतजाज करने का कोई हक नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये पाबंदी जो लगाई गई है स्कूलों की तरफ से यूनिफॉर्म या उसके नतीजे में, ये बिल्कुल उसको एक तरफ रख के मतलब मुसलमानों के जज्बात का ख्याल किया जाना चाहिए था। बहुत सी आवाज़ें ऐसी हैं हिंदुस्तान में, अरुंधति रॉय ने ये कहा, मलाला यूसुफजई जो दुनिया में उनकी आवाज़ सुनी भी जाती है, उन्होंने भी ये कहा कि कोई खातून हिजाब लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती, ये उसका अपना हक है, ये उसका हक वैसे भी तस्लीम किया जाना चाहिए। तो हिंदुस्तान में तो ख़ास तौर पे ऐसे में कि जब तकरीबन 20 करोड़ के करीब मुसलमान बसते हों, उनकी आवाज़ ये हो, उनकी बात ये हो कि वो कहें कि हिजाब हमने करना है, हमारी मजहबी ज़रूरत है, तो उसको इस तरीके से रद्द नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं। मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि हर जगह पर जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, सिख बसते हैं, ईसाई बसते हैं, हर एक को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मुकम्मल हुकूक हासिल होने चाहिए। और ठीक है, अदालत की जानिब से ये फैसला तो बहुत गलत है, बट इसमें पर्सनल चॉइसेस भी आती हैं। गो कि शायद ये वो उस तरह से लाजिम व मलजूम ना हो, बट ये किसी की अपनी इनर सेटिस्फेक्शन और आप इन चीज़ों को उसके साथ अटैच कर सकते हैं। बट हरमीत, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे बिल्कुल हैरानी भी नहीं हुई कर्नाटका के हाई कोर्ट के इस फैसले पर, क्योंकि मैं पहले से जानता था कि डिसीजन यही आएगा। क्योंकि अब देखें, जो मोदी सरकार है वो तो और भी ताकत में आ गई है और हमने देखा है कि हर इदारे में उनके अपने जजेस, उनके अपने लोग, हर सरकारी दफातर में लोग बैठे हैं। इवन कि जो आरएसएस के गुंडे अगर उन्होंने कोई कार्रवाई डालनी है तो बाकायदा उनको, चाहे वो फौज की यूनिफॉर्म हो चाहे पुलिस की यूनिफॉर्म हो, उनको दी जाती है और वो वही कार्रवाई करके आते हैं, उनसे पूछने वाला भी कोई नहीं है। आप देखें ये जो अगर हम देखें हर इंसान को उसकी लाइफ का जो स्टाइल है जैसे वो गुजारना, और ये लाइफ स्टाइल नहीं बल्कि मजहब से जुड़ी चीजें हैं। तो कैसे आप कर सकते हैं कि जो चीज मजहब के साथ जुड़ी आप उनको कहें कि भैया कल आप कहें कि सरदारों को कहीं आप दस्तार ना पहने, तो ये तो जाती होगी ना। लेकिन हम उससे हैरान इसलिए नहीं, क्योंकि अब अगर हम देखें नागालैंड में, अगर हम देखें नागालैंड में कल परसों जो है वो संदल की लकड़ी जो स्मगल कर रहे थे आरएसएस के गुंडे फौजियों के भेस में, तो वहां पे टकराव हुआ है, इन्होंने बाकायदा वहां पे गोलियां चलाई हैं।
तो वो ना अब ये नहीं देखते कि जो बंदा उनकी रास्ते में, उनकी कोशिश है कि पहले तो अक़लियतों को किस न किस तरीके से मिटा दिए, जो खासकर जो मुसलमान हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको एजुकेशन से। ये जो कोर्ट का फैसला है इसके मुताबिक जो बच्चे हैं, जो मुस्लिम बच्चे हैं, उनको एजुकेशन से साइड पे कराना है। ये भरपूर मुहिम है जो आरएसएस ने पहले से तय की है कि मुसलमानों को किसी न किसी लेवल पे, चाहे वो सरकारी इदारों में आके काम करते हैं तो उनको वहां से भी निकाला जाए, उनके लिए ऐसी जॉब क्रिएट की जाए जो कि वो ना हाँ कर सके, ना कर सके। तो कोशिश अब ये की जा रही है कि मुसलमानों को एजुकेशन से भी साइड पे किया जा रहा है, और इसके अलावा कर्नाटक के अलावा अब ये दीगर रियासतों में भी ये मामलात उठेंगे और आरएसएस जो है वो भरपूर इसकी हमायत में आएगी और कोशिश होगी। अब आप देखेंगे कल सिनेमा में शाहरुख खान और आमिर खान और इस सलमान खान की मूवीज के हवाले कल आरएसएस के गुंडे सिनेमा में घुसे हैं और उन्होंने वहां पे कहा है, तमाम तर जो फिल्म देखने वाले लोग थे उनको यही कहा है कि सलमान खान और 3 मुस्लिम की फिल्में आप लोगों ने नहीं देखनी। तो ये नफरत का जो प्रचार है वो बड़ी तेजी से फैल रहा है और रियासत इसमें खुलेआम इन्वॉल्व है। और सुप्रीम कोर्ट की क्या बात आप करेंगे, वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने जो बाबरी मस्जिद की बात जब आई तो राम मंदिर में उसको तब्दील कर दिया। इतना बड़ा फैसला जो उन्होंने वैसे दिया, तो मुझे तो यकीन नहीं आता है, क्योंकि कोशिश अब ये है कि हर इदारा जो है मोदी के मातहत है और मोदी की ही बात सुनी जाती है। और खासकर आरएसएस, और जो जज फैसला करेगा, एंटी फैसला करेगा, वो आरएसएस के गुंडों से मार जरूर खाएगा। ये आपको बता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हरमीत ने की है। जैसे मतलब कल सिनेमा में मैं भी देख रहा था, फिल्म जो है कश्मीर फाइल्स वो रिलीज की गई है, उसके ऊपर आरएसएस की छाप है उस फिल्म के ऊपर भी। और एक तरह से आप बुनियाद बना रहे हैं कश्मीर के अंदर वायलेंस की। कश्मीर के अंदर वो जो हिंदू पंडित थे जिनके वो कहा जाता है कि उनका जेनोसाइड हुआ था, जेनोसाइड दिखा के आप जेनोसाइड की राह हमवार कर रहे हैं। जेनोसाइड का मतलब ये कि कत्लेआम मुसलमानों का, मुसलमानों के कत्लेआम की हमायत कर रहे हैं आप। इस तरह की आवाज़ें उठी हुई हैं। और हरमीत ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये आरएसएस के गुंडे पुलिस के यूनिफॉर्म में, फौजियों के यूनिफॉर्म में, ये जाली तौर पे जिस तरह से नफरत के प्रचार की बात की है, ये नफरत हमें हर चीज में नजर आती है। ना सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज हम मुख्तलिफ ये इकदामात देखते हैं, बल्कि वहां पर मौजूद जो सिख हैं उनके साथ भी इसी तरह का सलूक किया जाता है। तो पहले अभी थोड़ी देर पहले कुछ अर्सा पहले पंजाब की जो तहरीक थी सिखों के खिलाफ, जिसमें ट्रैक्टरों के नीचे कुचल दिया बहुत से किसानों को, वो हरमीत उसकी अक्सर बात करते रहते हैं। वो नफरत का इजहार तमाम अक़लियतों के खिलाफ है और उसकी बुनियाद यही है कि आरएसएस का सब आपने इलेक्शन में भी देखा कि पंजाब में जो इन्होंने किया और पंजाब की किसानों के साथ किया और जो सिखों के साथ किया, बल्कि इससे कबल जो हिंदुस्तान के एक्टर थे पंजाबी फिल्मों के, उसको भी कत्ल किया गया। बाकायदा सिख तो ये दावा कर रहे हैं, फायर भी दर्ज कराई गई है कि वो बड़ा सोशल एक्टिविस्ट था और वो मोदी सरकार के एंटी था, तो उसको भी कत्ल कर दिया गया। अब जो कल परसों इलेक्शन हुए हैं वहां पे सफाया कर दिया गया बीजेपी का, यानी जाहिर बात है उन्होंने अपना बदला तो ले लिया। वहां पे बीजेपी के जितने भी एमएलए थे वो सब हार चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनका सफाया बीजेपी का पंजाब से हो चुका है। लेकिन हम यूपी में देखें तो उत्तर प्रदेश में दोबारा जब ये बरसर इक़्तिदार आए हुए और बड़ी ज्यादा सीट्स इनको मिली है, तो वहां पे मुसलमानों के खिलाफ एंटी जो योगीनाथ है उनका एंटी नारा था मुस्लिम के खिलाफ, और उसी के खिलाफ इनको वोट मिला है। तो मेरे ख्याल में अब मजीद हालात जो है मुसलमानों के लिए वैसे भी तंग हो गए वहां उत्तर प्रदेश में, मजीद उनको बड़ा तंग कर दिया जाएगा और आरएसएस के गुंडों को और खुली छूट जो है वो मिल गई है उत्तर प्रदेश में भी, बिल्कुल मिल चुकी है और उनको तो मुकम्मल हिमायत भी हासिल है। तो जब आपको हुकूमत की, सरकार की हिमायत हासिल हो तो फिर कोई दूसरा क्या कर सकता है और कितना कर सकता है। बट एनीवेज ये मायूसी का इजहार, और अब मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। गो कि वहां से भी कोई अच्छी उम्मीद तो नहीं है, एक बैलेंस्ड फैसला है, न्यूट्रल फैसला है, हकाइक पर फैसला है, बट लेट्स सी कि इसका फैसला क्या आता है। बट पाकिस्तान से भी आवाजें बुलंद हो रही हैं, इवन हिंदुस्तान के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। सो शायद कभी ना कभी हम हालात तब्दील होते देखें, बेहतरी की तरफ आते देखें। अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे, अपने अगले सेगमेंट की तरफ आएंगे, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, और हमारे पास अगली स्टोरी इस हवाले से है। हम अक्सर देखते हैं कि मुख्तलिफ लोग जो हैं ड्यूरिंग मजदूरी, जो बेसिकली कानकुनी के शोबे से वाबस्ता लोग हैं, वो इस दौरान, इस मश्क के दौरान हादसात का शिकार हो जाते हैं। कभी कभी अपनी जान की बाजी भी हार जाते हैं, और जो हादसों का वैसे शिकार होते हैं उनके लिए प्रॉपर इलाज, मुआवजे की कोई सहूलियत, कोई मुआवजा कुछ भी नहीं होता।
होता, ना हुकूमत की तरफ से, ना जिनके वो मुलाजिम होते हैं उनकी तरफ से। और ये हादसा जो है वो अक्सर मेरे ख्याल में हर 6 महीने के बाद हम एक ऐसा तो सुनते ही हैं कि कानकुनी करते हुए का है, वही रिपोर्ट दिखाने जा रही है आप। बल्कि अनफॉर्चुनेटली रऊसा रोमा मेरा ताल्लुक भी उस इलाके से है जहां से ज्यादा जो है कोयले की कान की अगर हम बात करें या दीगर मजदूरों की बात करें तो वहां पे लोगों की जो तादाद है या तो वो हाथ से महरूम है या पाँव से महरूम है या वो अपनी जिंदगी जो है खो बैठे हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि ना उनका इलाज मुआवजा हो रहा है। जी जी रऊसा, हाँ वो रिपोर्ट हमें दिखानी है, पहले चल के रिपोर्ट देखते हैं, फिर अगर मौका मिला तो आपके कमेंट भी शामिल करेंगे। आइए चल के पहले रिपोर्ट देखते हैं। सनतों को रवा और घरों को रोशन रखने के लिए दरकार तवानाई का अहम अंसर कोयला। कोयले की कानकुनी अपने में पुरखतर और पुरमुशक्कत अमल है। खैबर पख्तूनख्वा के जिले शांगला की निफ से जायद आबादी का रोजगार मुल्क भर में इस शोबे की मजदूरी से वाबस्ता है। दूसरों की जिंदगियां रोशन करने के लिए सैकड़ों फुट जेरे जमीन मेहनत करने वाले इन कानकुनों की अपनी जिंदगी अंधेरों और महरूमियों से इबारत है। बुनियादी और आईनी हकूक से महरूम ये मजदूर मुनासिब हिफाजती इंतजामात न होने के बाइस कई बार हादसात का शिकार होकर जान से जाते हैं या फिर जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाते हैं। हुकूमती अदम तवज्जुही के बाइस ताहाल शोबा कानकुनी को सनद का दर्जा नहीं मिल सका। मेहनत कशों की फलाह बहबूद का जिम्मेदार वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम है, जिसके बाइस एक सदी पुराना माइंस एक्ट 1923 भी मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल नहीं हो सका। सैकड़ों गैर कानूनी माइंस और ठेकेदारों की मनमानियों ने सूरत हाल ज्यादा मखदूश बना रखी है। हजारों मजदूर नॉन रजिस्टर्ड और हादसात की सूरत में इलाज मुआवजे और मुआवजे से महरूम रहते हैं। रोजाना की बुनियाद पर होने वाले हादसात फौरी तवज्जो के मुतकाजी हैं। जरूरत इस अमर की है कि इस शोबे को सनद का दर्जा देकर कवानीन के नफाज के लिए एक मजबूत कायम किया जाए ताकि मेहनत कशों को मुनासिब मुआवजा और तहफ़्फ़ुज़ मिले। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और किस तरह से ये लोग अपनी जिंदगी और गुजर बसर करते हैं, किस कदर मेहनत की जाती है। और दूसरा शांगला का इलाका है और हरमीत ही का इलाका है। हरमीत बात कर रहे थे। जी हरमीत, आपका इलाका शांगला, वहाँ की बात है। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल रऊस साहब, ज़्यादातर मैं वही कह रहा हूँ कि शांगला का जो इलाका है अलपूरी, वहाँ से ये लोग जाते हैं कोयटा मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे कोयले की कान है, वहाँ पे मजदूरी करने के लिए जाते हैं। मैं ऐसे सैकड़ों फैमिली के साथ मुलाकातें मेरी हुई हैं और वहाँ पे मिनिस्टरों की जानिब से, अगर तहरीक इंसाफ के जितने भी मिनिस्टर हैं वो सिर्फ बयानात तक ही महदूद होते हैं, बयानात तक की हद तक वो बयानात दे देते हैं और कहते हैं कि भाई आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, लेकिन अभी तक इन लोगों की कोई जो है वो उसी तरह माली मुआवनत नहीं की गई, इनके इलाज मुआवजा नहीं किया जा रहा। बेचारे जो है, क्योंकि रोज़गार है नहीं उस इलाके में, रोज़गार ना होने की वजह से ज़्यादा लोग जो है इस तरह का मुश्किल काम जो है वो अपना लेते हैं और फिर जाहिर बात है कि वहाँ पे जान जो है जोखों में डालने का काम है। और बहुत सारे कवानीन इसके लिए मौजूद हैं, लेकिन उस कवानीन पर भी अमल दरामद नहीं किया जा, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में ज़्यादा ही अफसोसनाक है कि ऐसी जान इंसान की चली जाती है और पूछने वाला कोई नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। और हमारा मकसद भी ऐसी रिपोर्ट्स दिखाने का यही होता है कि इस तरह का जो महरूमियों का शिकार तबका है, जिनके लिए कुछ नहीं किया जाता, जिनके लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं की जाती, उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। और शायद हमारे इस प्लेटफॉर्म से जो इनकी मुश्किलात हैं वो लोगों तक पहुंच सकें, इनफैक्ट हुकूमत तक पहुंच सकें। 1923 का एक्ट है जिसके ऊपर अमल नहीं हुआ, शायद अब हो जाए। अभी चल के ब्रेक के लिए शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, दोबारा हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूज़, अगर हम देखें सो जिस तरह से हम अक्सर बात करते हैं कि ख़वातीन हर फील्ड में आगे आ रही हैं और अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही हैं, इसी तरह अगर हम देखें तो आजकल के दौर में ख़वातीन का बहुत ज़्यादा रुझान हम स्पोर्ट्स में देख रहे हैं। अच्छा, एक तो स्पोर्ट्स हम देखते हैं क्रिकेट हो गई, हॉकी हो गया, इस तरह से, लेकिन जो एडवेंचरस किस्म के गेम्स और स्पोर्ट्स हैं उसमें भी ख़वातीन बहुत ज़्यादा आगे आ रही हैं। लाइक हम कल जिक्र कर रहे थे राफ्टिंग का, इसके साथ साथ हम पहले पैराग्लाइडिंग का जिक्र कर चुके हैं और हमारे साथ ऐसी खवातीन भी हमें शो में ज्वाइन कर चुकी हैं ऑलरेडी, जो ये तमाम एडवेंचर्स कर रही हैं और करने का इरादा भी रखती हैं। बट ये तमाम चीज़ें इंसान की पैशन के साथ हो सकती हैं, लेकिन पैशन के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप इन चीज़ों को कर गुजरें, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। जो खवातीन का रुझान है, रुझान के साथ सपोर्ट किस किस्म की आपको चाहिए होती है, प्लस हमारी जो वुमेन हॉकी टीम है,
हॉकी के अगर हम ओवरऑल देखें सो इस वक्त किस किस्म की मुश्किलात का शिकार है, ओवरऑल हम डिस्कशन करेंगे। कौमी हॉकी प्लेयर अफशा नौरीन इस वक्त हमें शो में ज्वाइन करें। अफशा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले तो ये बताएं कि एक तो आपका पैशन किसी भी स्पोर्ट्स में आपको लाता है, लेकिन पैशन के साथ साथ आपको किस किस्म की सपोर्ट या मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि आप पहले नेशनल लेवल पर आते हैं फिर इंटरनेशनल लेवल पर आकर खेलते हैं? मेरा ख्याल है कि सपोर्ट आपको कभी भी स्टार्ट में तो कभी भी नहीं मिलती, फैमिली से इवन नहीं मिलती। तो मुझे लगता है कि पहले आपको खुद को सपोर्ट करना पड़ता है, उसके बाद आपको फैमिली के सपोर्ट बड़ा अहम रोल अदा करती है आपकी लाइफ में, जिसके अगर आपके गोल्स आपने अचीव करने हैं उसमें फैमिली का बहुत अहम रोल है मेरे ख्याल में। यूं ही मेरी फैमिली में स्टार्ट में लड़कियां, आपको पता है हमारी सोसाइटी में हमारे कल्चर में लड़कियों का खेलना अच्छा नहीं समझा जाता, या तो उसकी एक वजह ये है शायद कि हम उस तरह से प्रमोट नहीं करते, हम उस तरह से कवरेज नहीं देते फीमेल्स को जितनी भी स्पोर्ट में सिवाय क्रिकेट के। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपनी फैमिली को भी ये बताना पड़ता है कि ये चीज़ मेरे लिए है और इसका मुझे शौक है, आपको ये चीज़ प्रूव करनी पड़ती है। अच्छा अफशा, ये बताओ, मतलब एक तो आपने अपने लिए चुना एक मुश्किल खेल हॉकी, जो लोग नहीं जानते उनके बारे में, ये कि इंतहाई टफ गेम है। मैंने बहुत अर्सा खेली है और मुझे पता है कि ये कितना ज़ोर इसमें लगता है। यानी हम जिस ज़माने में खेलते थे 2-3 घंटे का मैच या प्रैक्टिस और फिर उसके साथ 2-3 घंटे की फिजिकल एक्सरसाइजेस, वो तब जाके आप इस काबिल होते हैं कि आप खेल सकें। और दूसरी एक ऐसा खेल जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर नहीं रहा, कि पाकिस्तान में वो उसको बिल्कुल ही एक पीछे फेंक दिया गया। तो ये चुनने में आपको ज़्यादा मुश्किल पेश आई हॉकी को भी, कि या मतलब आपने सोचा कि नहीं इसको कुछ लेके ऐसा करना है कि पाकिस्तान का नाम बना? हॉकी, एक तो हॉकी हमारा नेशनल गेम में सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए थी, और दूसरा ये कि मैं गोजरा से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पे बहुत हॉकी खेली जाती है, आपको पता होगा गोजरा तो एक और टीम मेरी पूरी फैमिली बनती में है। ऑलरेडी एक क्रिकेटर था, तो मैं उसके मुकाबले में नहीं आना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने जब हॉकी चूज की, मेरे भाई टेस्ट क्रिकेटर हैं एहसान आदिल, तो वो एक उनका लाइफस्टाइल देख के मैं स्पोर्ट्स में आई। लेकिन हॉकी जो थी वो मुझे खुद पसंद थी, क्रिकेट में भी जा सकती थी, शायद उसमें मुझे सपोर्ट ज़्यादा मिलती, मुझे भाई की हेल्प भी मिलती, लेकिन मुझे हॉकी पसंद थी, इसलिए मैंने हॉकी चूज़ की। अच्छा चलें, हरमीत का ज़रा रुख कर लेते हैं। जी हरमीत। अच्छा, मैं अगर जिस तरह रऊफ साहब ने सवाल किया हॉकी की तरफ, अगर हम देखें तो एक वक्त था हॉकी बड़े टॉप लेवल पे थी पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में। लेकिन अब अगर हम देखें तो जो हमारे मर्द हजरात हैं, जो बॉयज़ हैं, उनको इतने मसाइल का सामना है कि कई तो हम देखते हैं कि जो प्लेयर्स हैं वो बेचारे कभी रेडियो पे खड़े होते हैं, उनको सैलरी, परसों जो है 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल में एहतजाज भी हुआ था। तो ख़वातीन को किन किन मसाइल का सामना होता है, खासकर स्पॉन्सर भी नहीं मिलते या गवर्नमेंट की जानिब से उसी तरह सपोर्ट भी नहीं मिलता, आपने क्या क्या चीज़ें फेस की हैं अब तक? मैंने चीज़ें तो बहुत सारी फेस की हैं, क्योंकि हॉकी एक टीम गेम है, उसमें आपको पूरी टीम के साथ चलना पड़ता है। तो मुझे हमेशा से ये होता था कि मैं एक अच्छे लेवल पे हॉकी खेलूं, जिस तरह से हमारे लड़के जाके खेलते हैं एशिया कप, वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स। लेकिन शायद उस लेवल पे तो अभी मैं नहीं जा सकी, लेकिन मेरी जो मेरा एक शौक था उसके पीछे जितनी भी वजह थी वो सारी एक साइड पे थी, क्योंकि मैंने जब अपनी मेहनत की, उस मेहनत के बाद मुझे पाकिस्तान टीम में खेलने के बाद मुझे ये था कि ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो मैंने ऑस्ट्रेलिया में लीग खेली, इंग्लैंड में लीग खेली, क्योंकि ये मेरा अपना जुनून था, मैं उसमें कुछ करना चाह रही थी कि मैंने अच्छे लेवल की हॉकी खेलनी है। तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि पूरी टीम को मेहनत करनी पड़ती है, तो आप पूरी एज ए टीम कहीं पे जाके खेलते हो। तो फिर मेरे लिए एक ये ऑप्शन थी कि मैं लीग्स में जाके खेलूं और वहां पे सीखूं और हमारी पाकिस्तान की टीम अच्छी और मैं अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट अच्छा, एक और चीज़ अगर हम देखें, क्रिकेट जिस तरह से आपने कहा लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और सपोर्ट भी किया जाता है अगर कोई खातून भी क्रिकेट खेलना चाहे, बट हम अपनी क्रिकेट टीम को भी देखें जो ख़वातीन की हैं, उनको भी बहुत से चैलेंजेस का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सपोर्ट उस तरह से नहीं होती, गेम को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता। आपको क्या लगता है कौमी हॉकी टीम जो ख़वातीन की है उनके इस वक्त क्या इश्यूज़ हैं और किस अंदाज में उनको ठीक किया जा सकता है, एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, इश्यूज तो बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा तो यही है कि एक तो स्पॉन्सर नहीं मिलते, ऊपर से टूर्नामेंट नहीं होते, पूरे साल के बाद एक टूर्नामेंट होता है।
या वो भी एक मतलब ये होता है कि आपने वो पूरी करनी है, वो जगह के साल में आपने एक चैंपियनशिप मस्ट करानी है, तो सिर्फ वो होती है। उसके अलावा अगर देखा जाए टूर्स देखे जाएं तो वो बिल्कुल नहीं होते, जहाँ पे जाना सिर्फ इसलिए जाना हो कि जाके टीम खेले, परफॉर्म करे या उसने क्वालिफाई करना, उसमें कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। सिर्फ ये होता है कि इस दफ़ा टीम जाना ज़रूरी है, तो फिर वो टीम को लेके जाते हैं। 2016 में मैंने पाकिस्तान टीम से एशिया कप क्वालिफाई राउंड खेला था, उसमें हमने सेमीफाइनल के लिए पहली दफ़ा क्वालिफाई किया था और हमारी टीम एक अच्छी टीम बन के खेली थी। लेकिन उसके बाद आके वो टीम ख़त्म हो गई, जिसका मुझे इतना अफसोस हुआ कि उसके बाद मैंने ये सोचा कि शायद ये टीम नहीं बन सकती। लेकिन फिर भी कहते हैं कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि आप कभी भी अपनी जो होप है वो नहीं छोड़ते, तो बस उसी को लेके अभी तक जिस तरह से भी आपने ये बात कही है कि टूर्नामेंट्स होते ही नहीं है, पूरे साल में एक होता है, ना होने की वजह क्या है और ये जिम्मेदारी फिर किसकी बनती है? मुझे लगता है कि इसमें गवर्नमेंट का बहुत अहम रोल है, क्योंकि जो हमारी फेडरेशन है वो गवर्नमेंट के अंडर है। अब जैसे आप देख लें क्रिकेट नहीं है तो उनके इतने इवेंट्स होते हैं, और जो हॉकी है, हॉकी में अगर हम बेहतरी लाने की तरफ जाते हैं तो फिर भी हम लड़कों में बेहतरी लाते हैं कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, लड़कों के इवेंट करा लें, उनके कैंप लगा दें, उनके टूर्स करा लें। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर नेशनल गेम है तो वो लड़कियों के लिए भी तो है ना। अच्छा, हमने ये देखा जब तक घास के ऊपर खेली जाती थी हॉकी, उस वक्त तक पाकिस्तान का बड़ा नाम था। जब वो मसनूई घास के ऊपर, एस्ट्रो टर्फ के ऊपर आ गई, तो उसमें कुछ रूल भी बदल गए। रूल बदलने के साथ ये हुआ कि फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई, जिसमें पाकिस्तानी कुछ कमी का शिकार है। तो आपके ख्याल में इसने नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान की हॉकी को कि ग्रास से हम इसके ऊपर आए हैं, या इसके लिए जो रिक्वायर्ड मेहनत चाहिए या फिजिकल फिटनेस चाहिए वो हमारी नहीं है? बिल्कुल, मैं इसमें यही कहूँगी कि देखें चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अगर सारी दुनिया ने इस हॉकी को लेकर चल रहे हैं, टर्फ वाली हॉकी को, ग्रास से सब हॉकी पर, टर्फ हॉकी पे आए हैं, तो हम लोग क्यों नहीं आ सकते? उसमें सिर्फ मेरा ख्याल है कि अगर हमारे में ग्राउंड भी कम है टर्फ की, बिल्कुल ऐसा ही है उसमें, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है ना, लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है। अब मैं जहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ वहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। शाम में ग्राउंड में हम लोग पूरे ग्राउंड में गेम नहीं कर सकते, एक 25 में हम लोग गेम करते हैं, क्योंकि उतने लोग नहीं होते, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि आपको दिखने में नहीं मिलती हॉकी। जो थोड़े बहुत इवेंट्स होते हैं वो आपको टीवी पे दिखने में नहीं मिलते, लोगों का बिल्कुल इससे इंटरेस्ट खत्म हो गया। अपनी जो प्रैक्टिस करती हैं वो कितनी, अच्छा अफशा, अगर हम देखें जिस तरह रऊफ साहब ने फिटनेस के हवाले से सवाल किया, आपके बहुत सारे कोचेस हमारे शोज में भी आ चुके हैं फेडरेशन के, और उन्होंने, उनका गिला भी यही होता था कि जो नौजवान है, एक वक्त था कि बहुत ज्यादा फिटनेस पर का ख्याल रखते थे, लेकिन अब जो जितने खिलाड़ी हैं वो इसी तरह ख्याल नहीं रखते। तो क्या गलतियां कोचेस की है या खिलाड़ी कहीं ना कहीं कोताही जो है उनमें ही पाई जा रही है? देखिए, खिलाड़ी जो है वो कोच बनाते हैं, तो आई थिंक उनका बहुत अहम रोल होता है। जब आपके कैंप होते हैं, आपको गाइड किया जाता है, तो मुझे नहीं लगता, मैं खुद प्लेयर हूं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरा एक कोच गाइड करे, कितनी अच्छे तरह से गाइड करे कि मुझे बताए कि ये चीज़ आपके लिए बुरी है, ये चीज़ आपने करनी है, ये चीज़ आप करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी और आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो मुझे नहीं लगता कि मैं वो चीज़ नहीं करूंगी, और मुझे फिर अपनी टीम को भी रिप्रेजेंट करना होगा, तो मेरे लिए वो चीज़ें सबसे अहम होंगी। अच्छा, जिस तरह से अभी मैं प्रैक्टिस की बात कर रही थी, आप एक दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं, या एक हफ्ते में कितने दिन आप प्रैक्टिस करती हैं, और कहाँ जाकर करती हैं? और फिर प्रैक्टिस करने पर भी तो थोड़ा बहुत खर्चा कमोबेश आता ही होगा, तो वो किस तरह से कौन बेयर करता है? मेरी एक तो जॉब है वापडा में, वापडा वाहद ऐसा डिपार्टमेंट है जो हॉकी में लड़कियों को परमानेंट जॉब देता है, तो मेरी जॉब है वापडा में। और दूसरी बात ये, ट्रेनिंग के बाद मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ। ये मेरी बहुत सालों से चल रही है, जिसमें मैंने कभी भी, जो मुझे लगता है कि मेरा दिन बुरा हो गया अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं की, तो वो मेरी रूटीन की प्रैक्टिस चलती है जो मैं लड़कों के साथ करती हूँ। क्योंकि लड़कियों की जो मैंने हॉकी खेली, पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया 6-7 साल, तो मुझे लगा वो प्रैक्टिस मेरी काफ़ी नहीं है। मुझे अच्छी हॉकी खेलनी है तो मुझे अपने से अच्छे लोगों में खेलनी है। यानी कि आप समझती हैं कि इस वक्त जो हॉकी टीम में लड़कियां हैं वो उतनी परफेक्ट नहीं है, उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है? एग्जैक्टली, क्योंकि अगर हमने 2012 में मैंने इंडिया में जाके हॉकी खेली, और 3 से 4 दफ़ा मैं इंडिया गई जहाँ पे मैंने हॉकी खेली। इंडिया की टीम तब भी हमसे अच्छी थी, लेकिन तब वो इस लेवल पे नहीं थी जिस पे आज है। वो ओलंपिक्स खेल रहे हैं और हम एशिया कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर रहे। तो तब हमारा वहाँ पे पंजाब में मैच हुआ था, हमने इंडिया के साथ 2-2 गोल से ड्रा किया था, जो आज भी मुझे याद है, और दोनों गोल मेरे थे वो। तो वो मेरे लिए एक अच्छा मैच था, और मुझे हमेशा वो बात याद आती है कि देखिए आज उन लोगों ने कहाँ से कहाँ चले गए वो अपनी टीम को लेके। और इसमें नेग्लिजेंस और कोताही हुकूमत की है। अच्छा, अच्छा ये बताओ, सबसे पहले तो ये कि कौन सी पोजीशन पे खेलती हो आप? मैं स्ट्राइकर हूँ। अच्छा जी, तो स्ट्राइकर हो तो आप मेन सेंटर में होती हो फिर? नहीं, मैं राइट लेफ्ट दोनों के ऊपर, क्योंकि अब हॉकी में वो नहीं है, सेंटर फॉरवर्ड और वो बदल गया हुआ है। अच्छा, स्ट्राइकर हो फिर तो आपको स्प्रिंट बहुत ज्यादा, यानी तेज दौड़ने की बहुत ज्यादा मशक होनी चाहिए साथ में, तो उसके लिए क्या करती हो?
मैं अभी आपको बताया कि मैं लड़कों के साथ इसीलिए ट्रेनिंग अच्छा, करती इसीलिए हूँ, तो train कभी भी करती हो। मैंने इस चीज को लेके हेजिटेट नहीं किया कि मैं एक लड़की इतने लड़कों में खेल रही हूँ। और इवन वहाँ पे जो उन लोगों ने मुझे इतनी सपोर्ट की कि मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं एक लड़की इतने लड़कों में खेल रही हूँ। इवन अब देखें 22 लड़के ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, मतलब जब एक मैच हो रहा होता है उसमें 21 लड़के होते हैं और सिर्फ एक मैं लड़की होती हूँ। अक्सर आने वाली टीमों ने एतराज किया कि हम लड़की को नहीं खिलाएंगे, चोट लग जाएगी, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये फील नहीं कराया कि मैं लड़की हूँ। और मैं हमेशा उनके साथ जब खेलती हूँ तो मुझे मेरी गेम में मुझे बहुत जो है फर्क उसके बाद अब फील हुआ। अच्छा चले, ये तो तमाम तर हॉकी से रिलेवेंट बातें होंगी। जिस तरह से हमने कहा कि खवातीन का रुझान अब स्पोर्ट्स और गेम्स और एडवेंचर्स में बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली इसके लिए सपोर्ट भी आपको चाहिए होती है। आप कुछ सोच लें तो वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक किसी एक बंदे की भी सपोर्ट हासिल ना हो, लाइक घर से या कहीं से भी। अभी तो आप खेल रही हैं, लाइक मेरे ख्याल में अभी आप अनमैरिड हैं, आपको क्या लगता है जब एक लड़की मैरिड हो जाती है और उसके बाद उसने कोई भी फील्ड कंटिन्यू करनी हो, स्पोर्ट्स तो बहुत मुश्किल है, तब आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उस टाइम के लिए आपको खुद को कैसे प्रिपेयर रखना है अगर आप चाहती हैं कि कल को शादी के बाद भी आप अपना ये गेम जो है वो जारी रखें? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा निकाह हुआ है, 1 साल हो गया इस बात को। माशाल्लाह। तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई चेंज नहीं आया। मुझे लगता है मेरी सपोर्ट करने वालों में इजाफा हो गया है, क्योंकि पहले मेरी फैमिली में मेरी मदर मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती थी। फिर मेरे भाइयों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इवन ऐसे सपोर्ट किया जैसे लड़कियाँ 2 सपोर्ट करती हैं। मेरे भाई मुझे घर में भी ट्रेनिंग कराते थे, मुझे एक्सरसाइज कराते थे, मुझे कोई चोट लग जानी उन्होंने मुझे इवन उस पर ट्रीट करना, मुझे इवन मसाज भी करना अगर मुझे कहीं बाजू वगैरह पे चोट आ गई। तो वो दोस्ती थी कि मुझे फील होता था कि जरूरी नहीं होता कि जैसे हमारे माशरे में एक लड़कों का बनाया गया पहले भाइयों का कि जी भाइयों के सामने ये चीज नहीं करनी, वो चीज नहीं करनी, उसके बाद अगर आपकी शादी हो जाती है तो हस्बैंड के सामने नहीं करनी। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी चेंज आया, और बहुत अच्छे लोग भी हैं। हम लोगों ने एक वो सोसाइटी वो एक माइंडसेट कर दिया हुआ है कि शादी के बाद लड़कियां नहीं खेल सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी लाइफ में ऐसा कोई मियां चेंज कह रहे नहीं हैं कि है। आप शादी के बाद खेलती रहो। बिल्कुल बिल्कुल मैं खेलूंगी। और ये देखें, ये चीज नहीं होती कि मैंने सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए हॉकी खेली थी, कि शुरू में खेली थी उसके बाद मेरा उसमें ब्लड बिल्कुल ऐसे ही है। पैशन, और फिर पैशन के साथ साथ सपोर्ट। अभी तो फैमिली सपोर्ट कर रही है, कल को ससुराल वालों की भी सपोर्ट शामिल हो जाएगी तो बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हॉकी की और अभी भी हम बात करेंगे हॉकी की। और जनाब सरगोदा में ऑल पंजाब पुलिस इंटर रीजन हॉकी चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसके फाइनल में सरगोदा ने लाहौर को शिकस्त दे दी। कैसा मुकाबला रहा ये अपने नाज़रीन के साथ शेयर पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर बिल्कुल, उसके आइए कमेंट चल भी कर करेंगे। जी आइए चल के रिपोर्ट देखता हूं। पुलिस को खराज तहसीन पेश करने के लिए सरगोदा में ऑल पंजाब पुलिस इंटर रीजन हॉकी टूर्नामेंट का इनकाद किया गया, जिसमें सूबा भर से 5 रीजन की टीमों ने शिरकत की। 3 रोज तक जारी रहने वाले इस टूर्नामेंट में पुलिस के जवानों ने हॉकी के मैदान पर अपनी सलाहियतों का भरपूर अंदाज में मुजाहिरा किया। टूर्नामेंट का फाइनल सरगोदा रीजन और लाहौर रीजन की टीमों के मबैन खेला गया, जिसमें सरगोदा ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से फतह हासिल करते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर ली। टूर्नामेंट को देखने के लिए आने वाले पुलिस एहलकार ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे। फाइनल के मेहमानी खसूसी आरपीओ सरगोदा मोहम्मद फैसल राना का कहना था, ऐसे टूर्नामेंट के इनकाद से पुलिस जवानों में सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। पूरे पंजाब में इस वक्त जो है वो खेलों का इनकाद किया जा रहा है पंजाब पुलिस की तरफ से, और यहाँ पे भी जिस आपने देखा सरगोदा में पिछले 2-3 दिनों में तमाम रीजन्स मुल्तान, शेखुपुरा, फैसलाबाद, लाहौर, हर जगह से टीमें आई। डीजी खान से टीम आई और उन्होंने आके इधर अपना खेल मुकाबला किया, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज फाइनल सरगोदा लाहौर के बीच में था और सरगोदा ने 2-1 से जो है वो फतह हासिल की है। आप सबको भी मुबारक हो कि सरगोदा जो है वो नंबर 1 पे आया है। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर टीमों में ट्रॉफियां और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन आबिद के मोहम्मद बिलाल, पब्लिक न्यूज सरगोदा।
सो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अभी हम शो में आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी आज मूवीज़ पर बात हो जाए। जिन लोगों ने सोनिक द हेजहॉग देखी हुई 2020 में रिलीज़ हुई थी, इसकी इतनी ज़बरदस्त कामयाबी थी कि जिसके बाद सोचा गया कि इसका सीक्वल बनाया जाए। सो अब सोनिक द हेजहॉग 2 का सीक्वल भी बहुत जल्द रिलीज़ के लिए तैयार है। बेसिकली ये जो कहानी है एक्शन और कॉमेडी है और जो कि एक कार्टून कैरेक्टर के गिर्द बेसिकली घूमती है। एनिमेशन में बहुत ज़्यादा दखल है, एनिमेशन और रियल कैरेक्टर दोनों बीच में शामिल है। मुझे याद है बहुत ज़्यादा पहले दौर की बात है कि जिस वक्त एनिमेशन करना बड़ा मुश्किल होता था, तो वो हु फ्रेम्ड रॉजर रैबिट एक फिल्म आई थी जिसने तहलका मचा दिया, और उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ा हुआ है कि जिसमें रियल कैरेक्टर्स और जो एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं वो साथ साथ चलते हैं। पहले तो ये था कि फिल्म बंदी में बड़ी मुश्किलात आती थी क्योंकि कंप्यूटराइज नहीं होते थे कैरेक्टर्स, अब कंप्यूटराइज्ड हैं। अब तो यहाँ तक हैरत है कि आप जैसे मतलब वो आपने बहुत सी फिल्में देखी होंगी कि जिसको आप क्रोमा में कट करके बैकग्राउंड कोई नहीं होती, सेट कोई नहीं होता, और वो कैरेक्टर्स को मतलब वो शूट कर लेते हैं, बाद में ऐड कर लेते हैं। हाँ, वो बड़े आराम से चीज़ें बन जाती है। हरमीत ने बहुत देखी हुई हैं ऐसी फिल्में भी, और हरमीत को मुझे लगता है शौक भी बड़ा है। तो हरमीत को इंतजार भी होगा। साहब की बात दुरुस्त है, फिल्म देखने का शौक बहुत ज़्यादा था, अब भी है। अब दिल करता है कि कभी बैठ के कहीं आराम से फिल्म देखूं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि वक्त कुछ ऐसा आ गया है कि हर जगह हमें कुछ जल्दी होती है, कुछ ज़्यादा काम पड़ जाते हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है रऊफ साहब कि आप जो फिल्में हैं क्रोमा कट की वजह से बड़ी आसानी भी आ गई है कि हम देखते थे कि रेगिस्तान है तो वो दिखता नहीं है रेगिस्तान, वह क्रोमा कट है तो ऐसा लग जाता है कि रेगिस्तान ही बना पूरा है, या समुंदर है, समुंदर को बनाना है पूरा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर के लिए ये चीज़ें जो हैं काफ़ी आसानियाँ भी पैदा कर गई हैं कि वो जो मेहनत करनी होती थी सेट पे जाके वहाँ पे शूट करना सारी चीज़ों को, अब कहीं ना कहीं आसानी भी है कि स्टूडियो में सारी चीज़ें बनी हैं, वहाँ पे कश्ती भी रखी है, वहाँ पे एरोप्लेन भी है, और वहाँ पे आपने उड़ना है तो रस्सियाँ भी, सारी चीज़ों की तैयारी जो है वो पूरी मुकम्मल है। तो ये है कि फ़ायदा बहुत हो रहा है फिल्म मेकर्स का। बिल्कुल ठीक हो गया, लग रही है मतलब बड़ी बच्चों वाली है, थोड़ी सी बच्चों वाली है, लेकिन इतना शानदार अंदाज में एनिमेशन को उन्होंने शुरू किया होता है कि आप ये देखो कि बड़ों का भी इंटरेस्ट हो जाता है। और इसमें जिम कैरी हैं, जेम्स मार्टसन हैं, एडम पेली हैं, नताशा रूथ शामिल हैं, बड़े शानदार कैरेक्टर हैं। जिम कैरी तो आप जानते हैं कि मशहूर मारूफ एक्टर हैं और उनको भी इसमें इस्तेमाल किया गया। अभी चलता है ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस चौधरी इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद होंगे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और चल के बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट जो दूसरा टेस्ट चल रहा है। पाकिस्तान आज आखिरी दिन है, इसको बचाने में कामयाब होगा नहीं होगा। अभी तक तो 2 विकेट के ऊपर पाकिस्तान काफ़ी सॉलिड अंदाज में खेल रहा है, बैटिंग चल रही है। आगे क्या होगा ये चल के इरफान ज़हीर बताएंगे। अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच और मैच कराची में जारी है। अगर हम देखें जीतने के लिए पाकिस्तान को इस वक्त 267 मजीद रन्स दरकार हैं, जबकि अगर ऑस्ट्रेलिया को देखा जाए सो 8 विकेटें ऑस्ट्रेलिया को भी हासिल करनी है। सो ओवरऑल मैच पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ वन एंड ओनली इरफान ज़हीर, बड़े अरसे के बाद आज मैं 4 रन और करा देता हूँ। 4 रन और हो गए अभी मैंने देखा है, और अब 263 हो गए हैं, मतलब वो 263 चाहिए। अच्छा जी, मैच के ऊपर आ जाए। एक सेशन तो तकरीबन गुजरने वाला है, सेशन ख़त्म होने वाला है, और इस सेशन में बड़ी अच्छी पार्टनरशिप चली है। 200 से ज़्यादा रन तकरीबन बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने बना लिए हैं, और पहली दफ़ा एक बहुत कैप्टन इनिंग खेली है बाबर आजम ने, और अब्दुल्ला शफीक ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की है। अगले 2 सेशन आपको क्या लग रहा है, मतलब अगर इसी तरह से खेलें तो पाकिस्तान टेस्ट मैच बताने में कामयाब हो सकता है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, पहले थोड़ी बाबर आजम की बात कर लें। जिस तरह हम जानते हैं कि T20 और ODI में नंबर 1 बैट्समैन है, और कोई ऑलमोस्ट 1.5 साल से पाकिस्तानी टीम के कैप्टन भी हैं, तो हम उनसे इस तरह की परफॉर्मेंस ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम हमेशा देखते थे कि बाबर आजम अपनी इनिंग्स खेलते थे और कोई बड़ा इनिंग्स टीम के लिए नहीं इनकी परफॉर्मेंस आ रही थी, और अभी भी ये 22 इनिंग्स के बाद उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, काफ़ी टाइम के बाद टेस्ट मैच के अंदर, और टेस्ट के अंदर ये काफ़ी लंबा पीरियड कंसिडर किया जाता है। और जिस तरह की खूबसूरत इनिंग्स खेली बाबर आजम ने, वो जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अब बट करना क्या है कि इधर से मैच को आपने बचाना भी है।
मेरा मानना यह है कि अगर ये ऑस्ट्रेलियन साइड होती या न्यूजीलैंड की या इंग्लैंड की साइड होती तो शायद वो विक्ट्री के लिए भी जाते, बट हमारी थोड़ी सी आपको पता है अप्रोच कंजर्वेटिव, थोड़ा सा हम स्केर्ड रहते हैं बचने की, लेकिन ये अगर हम ड्रॉ भी कर पाते हैं इंशाल्लाह, उम्मीद तो काफी बन गई है अब कि ड्रॉ करेंगे। जी ड्रॉ करेंगे तो ये ड्रॉ भी इक्वलिटी समझा जाएगा आपके जीतने के बराबर, क्योंकि जिस पोजीशन पे आके यहाँ हम आ चुके थे उधर से ये ड्रॉ करना बिल्कुल उसी के बराबर है कि आपने जिस तरह मैच जीता है। और ख़ास तौर पे मैं इधर क्रेडिट जहाँ हम इनको दे रहे हैं, इधर से थोड़ा सा ब्लंडर भी मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया का था। जो ऑस्ट्रेलियन बहुत अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, वो अपोजिशन को बिल्कुल गिरा के मारते हैं, और उन्होंने उनका ख्याल था कि जिस तरह हमने 148 पे आउट कर दिया, सेकंड इनिंग में ये हार्डली 200 या 250 तक कर सकेंगे, इससे ऊपर नहीं जा सकेंगे, और इनको हम हार्डली 50, 60, 70 ओवर में आउट कर लेंगे। उन्होंने इसीलिए फिर सेकंड इनिंग्स भी ली, और दोबारा उसको जरा आपने थोड़ा सा बॉलर, दो सोच थी उनकी, एक तो पाकिस्तान को बिल्कुल गिराना था उन्होंने कि इनको मेंटली टॉर्चर किया जाए ताकि दोबारा आके इनको मारे हम, और सेकंड उनका ये था कि हमारे बॉलर को थोड़ा सा, क्योंकि उधर कराची में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है, तो उनकी रिवर्स स्विंग होती है, काफी ज्यादा होती है, प्लस ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा है, बॉलर्स उनके जारी बात है इस तरह की गर्मी के आदी नहीं है। तो कराची में मेरी काफी लोगों से बात हुई तो बता रहे थे कि काफी गर्मी भी है और ह्यूमिडिटी भी है, तो उन्होंने अपने बॉलर्स को थोड़ा रेस्ट दिया बेसिकली कि चलें उनको 20-30 ओवर का रेस्ट आज मिल जाएगा, और सुबह भी उन्होंने थोड़ा सा आधा घंटा खेल के थोड़ा सा उनको रेस्ट एनर्जी देने की कोशिश की ताकि वो फ्रेश आके पाकिस्तानी टीम के ऊपर अटैक करें। लेकिन वो उनकी जो स्ट्रेटजी, और पाकिस्तान को उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा ही कमजोर हरीफ समझ लिया। वी आर अनप्रेडिक्टेबल, वी ऑल नो, हम बहुत बुरा भी परफॉर्म कर जाते हैं, हम बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया शायद हमारा एक पहलू तो जान गए पहले इनिंग में, दूसरा पहलू भूल गए। हरमीत का सवाल लेना। जी हरमीत। इरफान, अगर हम देखें, अभी तो आपकी बात दुरुस्त है कि बाबर बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने खेल का मुजाहरा किया, लेकिन अगर हम देखें पहली इनिंग्स में ना फास्ट बॉलर जमे, ना हमने देखा कि स्पिन भी कहीं ना कहीं जो है वो उसी तरह नहीं थी, विकेटें तो गिरती जा रही थी। वजूहात क्या थी? इतना प्रेशर कितना ऑस्ट्रेलिया ने हम पे बिल्ड किया था या हमने खुद प्रेशर लिया था? हरमीत, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरा मानना ये है ना, दोनों मैचेस के अंदर जो पिचेस का स्टैंडर्ड था वो बहुत पैथेटिक था। पिंडी के मैच की भी बात कर लें, क्यूरेट, मुझे तो अपने क्यूरेटर के ऊपर काफी डाउट्स होना शुरू हो गए हैं कि किस तरह की पिचेस प्रिपेयर करते हैं। आप जब भी होम सीरीज खेलते हैं अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलते हैं। सब कॉन्टिनेंट की रिकग्निशन ही क्या है, स्पिन होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 4 फास्ट बॉलर के साथ आया था पहले मैच के अंदर भी। आपने करना क्या था, स्पिनिंग ट्रैक बनाना था, 2 स्पिनर डाले हुए थे, चाहे 3 भी डाल लेते तो इजीली उनको ट्रैप कर सकते थे। हमने ब्लंडर क्या किया, ना स्पिन हुई, ना बॉल में सीम और स्विंग था, ना बाउंस था, बाउंस तो होता ही नहीं हमारी पिचेस के ऊपर, तो हमने बहुत पैथेटिक विकेट बनाई। सेकंड मैच के अंदर भी समहाउ उसी तरह की विकेट है, हम बुरा खेले। आप देख लें जिस तरह अब्दुल्ला शफीक रन आउट हो गए, फिर 1-2 रैश शॉटेज मारे, जिस तरह बाबर आजम का आउट होना वो भी एक रैश शॉट थी, तो हमने खुद विकेट्स उनको, मोस्टली बैट्समैन ने उनको गिफ्ट की विकेट्स, जिसकी वजह से हम 140 तक की कर्टेल कर हो गए, 148 पे आउट हो गए। ये बताओ, अजहर अली का जो दूसरी इनिंग में आउट होना है, जरा इसके बारे में भी कमेंट कर लें कि वो साफ पता चल रहा था कि बॉल जो है वो उनके हाथ के ऊपर लगा, बैट से लग के, और उन्होंने रिव्यू नहीं लिया और उस बुनियाद पे आउट करार पाया। ये हमाकत नहीं है तो और क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें अभी जैसे ट्विटर के अंदर, ट्विटर पे देख रहे हैं हम, कल से सबसे बड़ी जो ट्रेंडिंग चल रही है वो ऐसे नज़र अंपायर के ऊपर आ रही है। मेरा मानना ये है कि अंपायर की चले नेकेड आई से आपको कई दफा नहीं पता चलता, कि आपको लगता है कि ये शायद थाई पे बॉल लगी थी, ग्लव भी बिल्कुल साथ था, तो बॉल बेसिकली ग्लव पे लगी थी, बट बैट्समैन को तो हल्की, आप कह लें कि बिल्कुल अगर माइन्यूट सा भी एज लगता है तो बैट्समैन को पता चलता है कि मेरे बैट को बॉल लगी है, या इवन ग्लव्स को भी टच करके गई है बॉल। तो इतना सीजन प्लेयर जिसको ऑलमोस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए 13-14 ईयर्स हो चुके हैं, वो दूसरे से पूछ रहा है मुझे क्या करना चाहिए, और इसी टाइम के अंदर उन्होंने अपना जो रिव्यू लेना था 40 सेकंड, उसका टाइम वेस्ट कर दिया और वो नहीं ले सके। तो आपको फिर क्रूशियल स्टेज देखें, कितनी क्रूशियल स्टेज थी, आपकी टीम फंसी हुई है, आपको मैच बचाना है किसी तरह, तो आपने इतना बड़ा ब्लंडर किया कि आपने स्टेट वे रिव्यू नहीं लिया। मतलब ये तो मेरी अभी तक माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि अजहर अली ने क्या हमाकत की। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, और ये छोटी छोटी चीजें क्रिकेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसी तरह उनके सबसे बेस्ट फील्डर भी कह लें, एक्स कैप्टन भी है स्मिथ, उन्होंने स्टीव स्मिथ ने कैच ड्रॉप किया अब्दुल्ला शफीक का, और क्या खूबसूरत इनिंग्स उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने खेली। तीसरा मैच है, 21 साल एज है उस लड़के की, उसने क्या मैच्योरिटी शो की। और मेरा मानना यह है कि बाबर आजम के साथ ये लड़का पाकिस्तान का स्टार है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, तो हमें इसको लेके चलना चाहिए, इसको जरा देखना पड़ेगा। इसी तरह हमने देखा रऊफ साहब, पहली इनिंग्स में, पहले मैच के अंदर अमामुल हक बहुत अच्छा खेले, सेकंड मैच के अंदर बिल्कुल रस्टी नजर आए। ये प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान की बहुत ज्यादा है कि कोई प्लेयर एक मैच में खेलता है, अपनी लगता है उसको मेरी जगह पक्की होगी है,
अगले 10 मैचेस में बिल्कुल रिलैक्स कर जाता है। अब्दुल्ला शफीक की खूबसूरती मुझे ये नजर आ रही है उसकी बैटिंग के अंदर कि वो लड़का रिलैक्स नहीं करता, वो हर अपॉर्चुनिटी को गेन करना जानता है, वो सीखता है, आगे से आगे जाना की कोशिश करता है। तो जब ये ईगरनेस आपके अंदर होगी, ये हंगर आपके अंदर होगी, फिर आप लार्जर देन लाइफ वाले प्लेयर बनते हैं। तो बड़ी दुआएं हैं इस टाइम की, ये अगर किसी तरह ये ड्रॉ भी कर पाते हैं तो मेरा ख्याल है ये अचीवमेंट जीतने से कम नहीं है। पहला भी तो ड्रॉ ही हुआ था ना, तो वो उस पर भी शायकीन काफी ज्यादा नाला थे और लैक ऑफ इंटरेस्ट हमें देखने में आया। सो अब भी अगर ड्रॉ हो जाता तो फिर क्या फायदा। रोमा, असल में टेस्ट क्रिकेट को ना असल खूबसूरती क्रिकेट की बोला जाता है। सबसे खूबसूरत क्रिकेट जो है ना, जो क्रिकेट समझते हैं वो टेस्ट क्रिकेट है। अब हमने देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका इंटरेस्ट स्पेक्टेटर बहुत लूज कर गए हैं। वो लूज क्यों कर गए हैं? ड्रॉ मैचेस होते थे पहले, अब 90% रिजल्ट आता है। हम 24 साल के बाद इतनी बड़ी सीरीज, इस साल की सबसे बड़ी सीरीज करवा रहे थे, हमें अच्छी पिचेस प्रिपेयर करनी थी। अब पिंडी के अंदर भी लोग आते थे 1 घंटा 2 घंटा बैठ के चले जाते थे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नजर नहीं आ रहा, ना विकेट्स गिर रही हैं, ना उस तरह के सम स्कोर हो रहे हैं, वो इंटरेस्ट लूज कर गए। कराची का भी आपने देखा कि पहले 2 दिन लोग बिल्कुल ही नहीं आए, तीसरे दिन तो हम बुरा खेले, बट कल थोड़ा फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ, शाम को कुछ लोग आए। तो स्पेक्टेटर कोई भी है, रिगार्डलेस पाकिस्तान जीते या हारे, उनका इंटरेस्ट तभी डेवलप होगा जब आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, रिजल्ट तब मिलेगा जब पिच बेहतर होगी। पिच बेहतर होगी ऑब्वियसली। जी इरफान, मतलब थोड़ा सा जिक्र कर लें स्पिन बॉलिंग का, कि हमारे दोनों मैचों के अंदर हमने ये देखा है कि स्पिन अटैक हमारा बहुत ज़्यादा मौसर साबित नहीं हुआ, और ऑस्ट्रेलिया ने बोल्ड डिसीजन लिया, उन्होंने लेग स्पिनर शामिल किया स्ट्रेपचेन को। हमारे पास एक लेग स्पिनर मौजूद था, हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया मौजूद होने के बावजूद लेग स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेलते। तो आपने क्या ख्याल है आपका, ये गलत स्ट्रेटजी ना थी? 100% आप ठीक कह रहे हैं। अब पहले थोड़ा सा मैं 1 मिनट बात अगर पेस अटैक की भी कर लूँ, हमारी पिचेस पहले भी इस तरह की बुरी बनती रही हैं, लेकिन एरा जो 90s का था, वसीम वकार का, फिर शुएब आ गए, फिर उमर गुल आ गए, फिर आमिर थे कुछ टाइम, फिर वहाब रियाज थे, तो इन्होंने ना हमारी पिचेस के स्टैंडर्ड को बचा के रखा, छुपा के रखा। ये जब थोड़ी सी बॉल पुरानी होती थी रिवर्स स्विंग से आउट कर देते थे, तो हमें वो एक वो कैसे कहते हैं कि वो कवर मिल जाता था कि चलें जी ठीक है। फिर 8-10 साल तो क्रिकेट हुई नहीं पाकिस्तान में, अब एक्सपोज होना शुरू हो गई आपकी क्वालिटी। अब आपने टेम किस तरह किया अपने बॉलर्स को, सिर्फ प्योरली फास्ट बॉलर की मैं बात अभी कर रहा हूँ, सिर्फ T20 क्रिकेट के लिहाज से। शाहीन T20 में बेस्ट, ये हसन अली नंबर 1 काफी बड़ा, जो ओडीआई में भी नंबर 1, लेकिन जैसे ही टेस्ट मैच आता है हम देखते हैं इनसे परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही। विकेट अगर थोड़ी स्पोर्टिंग हो तो बॉल अच्छी होती, ना हो तो ये बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाते हैं। इसी तरह स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो जब से वो हमने एक एरा उसमें भी इंजॉय किया, सईद अजमल या यासर शाह के बाद बिल्कुल ही अब हम देख रहे हैं वो क्वालिटी नहीं, बड़ी एवरेज हो गई है। एवरेज बॉलिंग है। सवाल ले लें जी हरमीत। अच्छा, अगर हम देखें इरफान, पिचेस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, चाहे रावलपिंडी हो या कराची हो, इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़ी ज़्यादा तनकीद का सामना इसको करना पड़ा। अब लाहौर के बारे में भी, लाहौर में भी आपको क्या लगता है कि क्या उसी तरह पिच जो है तैयार की गई है या की जाएगी, जिस पर दोबारा भी तनकीद का सामना करना पड़ेगा, या ये जो उतार चढ़ाव आप पूरा देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि विकेटें गिर रही हैं, दोबारा से मामला जो है, तो ये दिलचस्पी का बायस भी बन रही हैं चीज़ें सारी? देखिए जी, उसमें ये कि रमीज राजा का सबसे बड़ा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से अब तक यही है कि हमें पिचेस अच्छी बनानी है, तो पिचेस के लिहाज से हमें देखना पड़ेगा स्पिनिंग ट्रैक बनाए, इसके कोई रॉकेट साइंस नहीं आपको चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया, स्पिनिंग ट्रैक बनाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया फिर हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।